Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is education platform. This is Sudesh and I am going to discuss about sexual reproduction in flowering plants. This video is helpful for NEET, STET and other competitive exam. This is the first video. Next topic will be covered in upcoming videos. So stay tuned. First of all, we will discuss about the introduction of the flower. Flower is a modified shoot with condensed axis called floral organs. फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट लैंड एरिया जो लैंड के ऊपर वाला जितना भी पोर्शन होता है एक प्लांट का, जितना भी पोर्शन ज़मीन के बाहर प्रेजेंट है उसको हम शूट रीजन में काउंट करते हैं, और रूट जो ज़मीन के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम रूट्स में काउंट करते हैं. तो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट विद कंडेंस्ड एक्सेस कॉल्ड फ्लोरल ऑर्गन. कंडेंस्ड एक्सेस फ्लावर स्टेम के साथ कैसे कनेक्ट होगा? पेडिसिल के साथ. फ्लावर स्टेम के साथ अपने पेडिसिल या स्टॉक के साथ कनेक्ट होता है, और उसके बेसमेंट स्टेम से कैसे फ्लावर कनेक्ट होगा? स्टेम जो है, स्टेम में काफ़ी नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल आप शुगर केन का ले सकते हैं. शुगर केन में जैसे शुगर केन को डिवाइड किया जाता है, उसके पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग पार्टीशन आप शुगर केन के स्टेम में देख सकते हैं. उसी तरीके से कोई भी प्लांट है उसमें जो नोड वाला रीजन होता है, उस नोड रीजन से कोई भी पेडिसिल जो है अराइज होती है, और तभी लेटरल साइड में कोई फ्लावर फॉर्म होगा. तो जो नोड और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं. उस वाले रीजन में जो उसके सेल्स हैं वो कंडेंस्ड होकर एक्सिस फॉर्म करती है, और वहीं से कोई भी फ्लोरल ऑर्गन्स जो है अराइज होगा. स्टेमन्स एंड कार्पल रिप्रेजेंट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन और कार्पल दोनों ही एसेंशियल पार्ट है फ्लावर के, बिकॉज दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. Stamen is male reproductive organ and carpel is female reproductive organ. All flowering plants show sexual reproduction and flowers are the site of sexual reproduction. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मेनली जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड फ्लावर जो है मेन साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट इज़ फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर जैसे आप सभी को पता है, कोई भी फंक्शन होता है घर में, कोई भी कुछ भी फंक्शन है, कहीं शादी में गए हुए हैं या किसी का बर्थडे है, तो हर जगह पे फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन किया जाता है. फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन किया जाता है तो उन फ्लावर्स को कहीं पे ग्रो भी कराया जाता है, उनका कल्टीवेशन भी हो रहा होगा कहीं पे. तो वो जो कल्टीवेशन है एक छोटे लेवल पे गार्डन में हम बोल सकते हैं, बड़े लेवल में किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हम बोल सकते हैं. ऑर्नामेंटल्स डेकोरेशन पर्पज़ के लिए जो फ्लावर्स का कल्टीवेशन किया जाता है गार्डन्स में, फ्लोरल जैसे फ्लावर से काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, सॉप, परफ्यूम्स, जिसके जो फ्रेगरेंस है वो हमें काफ़ी अच्छी लगती है. तो फ्लावर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है. तो फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन किया जाता है इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर. फ्लावर इज़ अ हाईली मॉडिफाइड शूट मींट एसेंशियली फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. फ्लावर का मेनली काम क्या होता है प्लांट में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, क्योंकि जो मेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए फ्लावर एक रिप्रोडक्टिवली एसेंशियल पार्ट है प्लांट का. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द फ्लावर. Here I have shown the different parts of the flower. In red color, these are petals. In dark green color, these are sepals, and light green color I have shown the essential part of the flower, that is stamen and pistil. Stamen is the male part of the flower and pistil is the female part of the flower. In stamen there are two parts, anther and filament. Anther is the terminal bilobed structure of the stamen and filament is tube, or we can say stalk like structure of the stamen. In pistil uh, in pistil also they have two parts, three parts, stigma, style and ovary. Stamen is also known as androecium and pistil is also known as gynoecium. stamen को हम और क्या बोल सकते हैं? androecium बोल सकते हैं, और pistil को हम बोलते हैं gynoecium. pistil is the female part एंड G फॉर गर्ल, G फॉर गाइनोशियम. तो इससे हम इसको लर्न भी कर सकते हैं कि पिस्टिल को हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं, फीमेल पार्ट को. एंथर से पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, जिससे फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. इसीलिए ये हमारे एसेंशियल पार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ कैलिक्स एंड कोरोला. कलेक्टिवली हम इसको पैरेंट बोलते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स प्लस कोरोला, दीज आर नॉन एसेंशियल वर्ड एंड स्टेराइल. स्टेराइल मीनिंग इनका रिप्रोडक्शन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. इंपॉर्टेंट रोल है इनडायरेक्टली पॉलिनेशन में, बिकॉज जो कलरफुल पेटल्स हैं वो
इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, बट reproductively important mainly pollen grains and ovum because these are the gametes for fertilization. फ्लावर इज जनरली बोर्न ऑन द लेटरल साइड ऑफ द पेडंकल. कोई भी फ्लावर है वो प्लांट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है. टर्मिनल पे भी होता है लेकिन जनरली लेटरल साइड में अराइज होते हैं फ्लावर्स. टर्मिनल, अगर टिप पे कोई फ्लावर है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर. अगर साइड में है तो उसको बोलते हैं लेटरल. और जनरली ये नोड से ही इसके पेडिसल जो है राइज होगी और वहाँ पे कोई फ्लावर फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं. और जहाँ से जो नोड वाले रीजन से जहाँ से पेडिसल अराइज होती है उस पेडिसल के बेसमेंट में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट. अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो वो फ्लावर हमारा हो जाता है ब्रैक्टिएट फ्लावर. अगर वो एब्सेंट है, वो नहीं है, तो हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्रैक्ट मैंने इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल. फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको हम पेडिसल बोलते हैं. अगर ये पेडिसल भी एब्सेंट है तो स्टैम पे डायरेक्टली हमें फ्लावर लगा हुआ दिखाई देता है. बीच में कोई इसको लिंक करने के लिए पेडिसल नहीं है. उस फ्लावर को हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर, जिसमें कोई भी पेडिसल नहीं होती. फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स होती हैं, सक्सेसिव 4 वॉल्स. सबसे आउटर साइड जो होती है सेपल, एंड देन पेटल्स, देन स्टैमन्स एंड देन कार्पल्स. सेपल्स एंड पेटल्स, these are known essential whorls of the flower, and stamen and carpels are essential whorls of the flower because these are reproductively important. In groups collectively these whorls are called calyx and corolla, androecium and gynoecium. कैलिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं? सेपल्स के लिए. कोरोला यूज़ करते हैं पेटल्स के लिए. स्टैमन्स के लिए हम यूज़ करते हैं एंड्रोशियम, और कार्पल्स के लिए हम यूज़ करते हैं गाइनोशियम. नेक्स्ट इज कंप्लीट फ्लावर. व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर? ए फ्लावर विच हैज़ ऑल द फ्लोरल पार्ट्स, विच हैव ऑल द फ्लोरल पार्ट्स. इफ़ एनी वर्ड इज़ एब्सेंट, अगर कोई वर्ड एब्सेंट है तो वो फ्लावर हो जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर. एग्जाम्पल कंप्लीट फ्लावर का है ब्रासिका, जिसमें सभी पार्ट्स हैं. सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन, पिस्टिल, जिसमें सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर. इफ़ इन केस petals is absent, or we can say sepal is absent, or stamen is absent, or pistil is absent, then it is called incomplete flower. The flower which possess both the essential organs, जिसमें दोनों essential organ होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, उसको बोलते हैं मोनोशियस, परफेक्ट या हर्माफ्रोडाइट, या बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं. इफ़ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज एब्सेंट, अगर उसमें से कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, सपोज कोई फ्लावर है उसमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल नहीं है, तो वो फ्लावर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, इम्परफेक्ट फ्लावर. अगर ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें है और मेल नहीं है तो उस फ्लावर को भी हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल और इम्परफेक्ट फ्लावर. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें कवर करने हैं? फर्स्टली पोलन फॉर्मेशन. सेकेंड पोलन फॉर्मेशन का पोलिनेशन, मतलब जो पोलन है वो स्टिग्मा तक कैसे लैंड करेगा, पोलिनेशन. देन ओव्यूल की डेवलपमेंट. आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस, एंडोस्पर्म, एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड. सीड की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये सब हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में कवर करेंगे. फर्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी इवेंट हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे. स्टैमन, which is a typical stamen, it consists of 2 parts. One is anther and second is filament. Anther is terminally present and it is bilobed structure. Filament is long slender stalk like structure, और इसकी जो बेसमेंट है, जो बेस इसका है वो किसके साथ जॉइंट होता है? थैलेमस के साथ में. किसी किसी केस में ये पेटल्स के साथ भी जॉइंट हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन देयर स्पीशीज़. दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. ट्रांसवर्स सेक्शन, 2 तरीके के हमारे डाइसेक्शन होते हैं. एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और सेकंड होता है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन. सपोज़ अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसके पास पेंसिल नहीं है और आपके पास पेंसिल है और दोनों को ज़रूरत है पेंसिल की, तो आप क्या करते हो? अपनी पेंसिल को हाफ करके उसको दे देते हो और वो शार्प करके अपना काम इजीली उससे कर लेता है. तो उस तरीके का जो डिवीज़न है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन. बट अगर आप पेंसिल को लेंथ के अकॉर्डिंग कट करते हो तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. इस एंथर को भी बेस से कट किया हुआ है और इसलिए ये ट्रांसफर सेक्शन हो जाता है हमारा. इसमें इसके इनर साइड क्या क्या प्रेजेंट है वो इजीली हम देख सकते हैं. टिपिकली एंथर इज़ बाइलोब्ड. 2 लोब होती है एक एंथर के अंदर और हर एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं. ईच लोब हैविंग 2 थीका, इसीलिए इस एंथर को हम डाइथीकस भी बोलते हैं. द 2 एंथर लोब्स आर सेपरेटेड बाई ए डीप ग्रूव्स इन फ्रंट एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर बाई ए वेस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव. जो दोनों लोब्स हैं वो जॉइंट होती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ में.
वेस्कुलेटेड स्टेराइल टिश्यू मतलब इसका रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये बस कनेक्ट करने का काम करता है दोनों लोब्स को। ईच एंथर इज़ ए 4 साइडेड, 4 साइड होती हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसीलिए बोलते हैं इसको। और इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है हर एक कॉर्नर में, ईच कॉर्नर 2 इन ईच लोब, एक लोब में 2 कॉर्नर्स हैं। हैंस ए मेच्योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, इसीलिए एक मेच्योर एंथर को हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है या 4 पोलन सेक्स प्रेजेंट हैं। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्स पोलन सेक्स विच ऑन मेच्योरिटी बिकम्स फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं फॉर्म्स पोलन सेक्स, ये पोलन सेक्स फॉर्म करती हैं जो मेच्योरिटी पे, विच ऑन मेच्योरिटी बिकम्स फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इन पोलन सेक्स में क्या फॉर्म हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर सिंगुलर है तो बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल है तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इन ए ट्रांसफर सेक्शन टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो है ट्रांसफर सेक्शन, इसका जो ऊपर वाला व्यू है वो आपको सर्कुलर छोटे छोटे सर्कल्स उसमें दिखाई दे रहे हैं, 4 सर्कल्स इसमें आपको इजीली विजिबल हैं। तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है रफली। इट कंसिस्ट ऑफ होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सेंटर में हर एक पोलन सेक्स के सेंटर में स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजीनस सेल्स like this. This is the diagram of the young anther. Here in center of the each microsporangium there are sporogenous tissue is present. Sporogenous tissue, it consists homogeneous mass of meristematic cells called primary sporogenous. Homogeneous मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, homogeneous mass of meristematic cells जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। और सराउंडेड बाय एंथर वॉल, एंथर की वॉल के साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं। उसके सेंटर में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जो कि नेचर में डिप्लॉयड होती हैं। इन यंग एंथर there are 4 different layers which covers the sporogenous tissue. Outer layer is epidermis, next is endothecium layer, third is tapetum layer and third is middle layer and innermost layer is tapetum. All are single layer except middle layer, because middle layer can be 1, 2 and 3. tapetum is multinucleate, टेप्टम के अंदर कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं और इसीलिए इसका जो डीएनए कंटेंट है वो भी डबल हो जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म टेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो एक बड़ा सेक्शन मैंने आपको साइड में दिखा रखा है, अगर इसको जूम आउट करते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है। जो मिडल लेयर है वो मैंने इसमें 2 शो की हैं, किसी किसी स्पीशीज़ में 3 भी हो सकती हैं। उसके बाद टेप्टम लेयर जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। देन आफ्टर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो पोलन फॉर्मेशंस करती है, पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करेगी। कैसे? बाय म्योटिक डिवीजन। म्योटिक डिवीजन में क्या होगा, उसकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स को फॉर्म करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का नेचर डिप्लॉइड होता है, जबकि वो जो प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स उनका नेचर हैप्लॉइड होगा। एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेयर। एंथर के अंदर 4 लेयर्स हैं जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। एपिडर्मिस कैसी है? आउटर है, सिंगल लेयर है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है अर्शिथोबियम का। किसी किसी केस में या किसी किसी स्पीशीज़ में एपिडर्मिस के बाहर एक फाइब्रस थिकनिंग फॉर्म हो जाती है, जैसा कि अर्शिथोबियम के अंदर भी होता है। ये मैंने पिक्चर्स शो की हुई है कि ये प्लांट कैसा दिखता है। इनमें क्या होता है, एक फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के बाहर की साइड। एंथर के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथीशियम, आउटर साइड ऑफ द एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज एंडोथीशियम। इन एंडोथीशियम देर आर प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स, अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स विच अराइज फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल। एंडोथीशियम के अंदर आप डायग्राम से देख सकते हैं इजीली, इसमें टेंजेंशनली फाइब्रस बैंड प्रेजेंट है जो हेल्प करते हैं डिहीसेंस ऑफ एंथर में। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और जब एंथर बर्स्ट आउट हो जाती है, उसकी वॉल्स बर्स्ट आउट हो जाती है, एंथर डिहिस्क हो जाता है, तो उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो एंडोथीशियम की वजह से होता है।
जो पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं उनको कौन कराता है? एंडोथीशियम की हेल्प से, बिकॉज इन एंडोथीशियम देयर आर प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड from inner tangential wall which help in dehiscence of anther due to their hygroscopic nature. hygroscopic nature हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है कि जितना भी इसके आसपास में वाटर कंटेंट है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसकी वजह से लेयर जो है डिहिस्क हो जाती है और जितने भी पोलन ग्रेन्स वहाँ पे हैं वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स में फाइब्रस बैंड एब्सेंट होंगे. हाइड्रोफाइट्स कैसा प्लांट होता है मैंने आपको पिक्चर प्रोवाइड कर रखी है, आप इसमें देख सकते हैं इजीली. वाइट कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं इसमें, विजिबल हैं इजीली. हाइड्रोचैरिटेसी, इसके जो प्लांट्स हैं इनको इस जो अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स हैं ये इसमें प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज इनको इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. उसके बाद आता है मिडल लेयर. मिडल लेयर जो है वो एफिमरल यानी कि कुछ टाइम के लिए ही प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये डिजनरेट हो जाती है और 1 से 3 लेयर प्रेजेंट हो सकती है. मैच्योरिटी पे ये डिजनरेट हो जाएगी. नेक्स्ट इज टेप्टम लेयर. सबसे इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम, और जो सराउंड करती है किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ प्रेजेंट होती है टेप्टम. ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को, और इसका जो डीएनए कंटेंट है वो भी डबल हो जाता है. पॉलीप्लॉइड नेचर होता है इसका क्योंकि इसमें कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं. टेप्टम भी 2 तरह की होती है हमारी, सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेप्टम. सेकंड इज अमीबॉइड टेप्टम. सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेप्टम, इसके अंदर होता क्या है, ये स्पोरोपोलानिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करते हैं. इसके जो सेल्स हैं वो स्पोरोपोलानिन को रिलीज़ करती हैं और प्रोटीन्स को रिलीज़ करती हैं. ये जो सेल्स हैं ये फॉर्म करते हैं यूबिस्क बॉडी को विच हेल्प इन ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्साइन. यूबिस्क बॉडीज़, पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और एंटाइन. तो एक्साइन की जो ऑर्नामेंटेशन है, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो बाहर से कैसा दिखाई देगा. एक्साइन की जो ऑर्नामेंटेशन है, एक्साइन पोलन ग्रेन के चारों तरफ किस तरीके से प्रेजेंट होगा उसमें हेल्प करती है ये सिक्रीटरी टेप्टम. वो डिसाइड करती है कि एक्साइन की जो ऑर्नामेंटेशन है पोलन ग्रेन्स के बाहर वो कैसे होगी. सेकेंड होता है हमारा अमीबॉइड टेप्टम. ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है और इसका जितना भी कंटेंट है, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म है चाहे वो साइटोप्लाज्म है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो सेल से बाहर रिलीज हो जाता है, एक्सट्रूड बिटवीन द यंग पोलन ग्रेन्स. टेप्टम के इनर साइड स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो कि मैच्योर होके डेवलप करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स. तो जो टेप्टम है वो भी मैच्योरिटी पे क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और उसके अंदर का जितना भी मैटर है वो पोलन ग्रेन्स के साथ में आ जाएगा. पोलन ग्रेन्स के साथ आ जाएगा जो कि उनको और भी ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो इस तरह की जो टेप्टम होती है वो पाई जाती है लोरिसी फैमिली में. इस फैमिली के अंदर जनरल येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, और बहुत ही फ्रेग्रेंस जनरली उन फ्लावर्स में मिलती है. नेक्स्ट इज स्पोरोजिनस टिश्यू. होमोजिनस सेल से मिलके बनते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में या फिर पोलन सेक के सेंटर में हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं कहाँ से, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से. अभी हमने किया था कि एंथर में 4 पोलन सेक्स होती हैं और उन पोलन सेक्स में जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है उनके सेंटर में. वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगी. पोलन से पहले तो जो पोलन सेक्स के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है वो बनाता है किसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जिसका नेचर क्या है, डिप्लॉइड. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, बनाती है हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स. अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स कैसे बने, बीच में एक स्टेप मिसिंग है, डिवीजन. डिवीजन कौन सी होती है, मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन से क्या हो जाएगा, उनकी प्लॉइडी चेंज हो जाती है और वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं मियोटिक में, और उनका नंबर भी इंक्रीज़ होता है. जैसे एक सेल है, एक में मियोटिक डिवीजन होती है तो एक से पहले 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 सेल बन जाते हैं और उनकी प्लॉइडी भी चेंज हो जाती है. तो इसी तरीके से उनकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी और उनका नंबर काउंट भी इंक्रीज़ होगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जैसे जैसे एंथर जो है वो मैच्योर होता है उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है वो भी डिहाइड्रेट हो जाता है और माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं. और एंडोथीशियम जिसके पास फाइब्रस बैंड होते हैं वो क्या करती है, एंथर को डिहिस्क करने में, उसकी जो लेयर है उसको बर्स्ट आउट करने में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से पोलन ग्रेन्स जो है बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं, एंथर से बाहर आ जाते हैं. टिपिकली पोलन ग्रेन क्या एक हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी है, हैप्लॉइड है. नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन्स. इसमें हम पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे.
ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, और उसके अंदर जिसमें हम पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। पोलन ग्रेन्स हैव टू आउटर लेयर बोथ कलेक्टिवली नोन एज स्पोरोडम। जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो क्या है, मेनली मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेट है, और इसके अंदर दो लेयर होती है, एक्साइन और एंटाइन। एक्साइन बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी और एंटाइन जो है वो एक्साइन के बाद प्रेजेंट होगी। एक्साइन जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, कहीं पे प्रेजेंट है कहीं पे नहीं है। जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे नहीं होती प्रेजेंट वहाँ पे उस पोर्शन को हम बोलते हैं जर्म पोर। दीज आर जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर एंड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पोलन ग्रेन्स का जो साइज़ है वो कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर हो सकता है, और जनरली स्फेरिकल होते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। एक्साइन इज द आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन। एक्साइन किससे मिलके बनती है, स्पोरोपोलानिन से मिलके बनती है। और स्पोरोपोलानिन जो है वो एक बहुत ही ऐसा केमिकल है जो रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर से या एसिड से या बेस से। इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई भी एंजाइम के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो स्पोरोपोलानिन को डिग्रेड कर सके। तो स्पोरोपोलानिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पोलन ग्रेन्स को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करके रखता है। थिन एरिया आर नोन एज जर्म पोर। जहाँ पे स्पोरोपोलानिन एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। ये वेल प्रोटेक्ट करके रखता है पोलन ग्रेन्स को हजार्डस इन्वायरमेंट से भी। अगर बाहर की जो कंडीशन है वो पोलन ग्रेन्स के अकॉर्डिंग नहीं है तब भी स्पोरोपोलानिन पोलन ग्रेन्स को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इज इंटाइन। इंटाइन किससे मिलके बनती है, इंटाइन जो लेयर है वो सेलुलोज से और पेक्टिन से मिलके बनती है। ये लेयर थिन होती है, थोड़ी पतली होती है एक्साइन के कंपैरिजन में, और कॉन्टीन्यूअस होती है। जबकि एक्साइन हमने पढ़ा था डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, बिकॉज उसमें क्या है कहीं कहीं पे जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंटाइन जो लेयर है वो कंटिन्यूअस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो कि सराउंड साइटोप्लाज्म, पोलन ग्रेन्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको कवर करती है। एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स के अंदर दो सेल होते हैं, 2 सेल विद न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पोलन ग्रेन्स। Development of pollen grains. Firstly, I have shown the sporodom, exine and intine, germ pore. सेकेंड डायग्राम में क्या है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो वैक्यूल बना लेता है, छोटे छोटे 2 वैक्यूल्स इसमें विजिबल हैं। इन थर्ड जो वैक्यूल है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जो सेल है वो एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन कर लेता है। फोर्थ में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल कम्प्लीटली विजिबल हैं, तो इसमें जो सेल है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जो इसका न्यूक्लियस है वो अपने आप को डिवाइड करके और बाद में इसका साइटोप्लाज्म भी कम्प्लीटली 2 अलग अलग सेल बना लेता है। वेजिटेटिव सेल का साइज़ जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है और जनरेटिव सेल का साइज़ छोटा होता है। अबंडेंट फूड रिजर्व इन वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर फूड जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और जनरेटिव सेल में इतना, जैसे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम जो है जनरेटिव सेल का साइज़ भी छोटा है तो उसमें इतना फूड भी नहीं होता। स्मॉलर देन वेजिटेटिव सेल है ये, और इसमें जो इसकी शेप है वो स्पिंडल शेप रहती है, स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है, वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल होती है पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए, और इसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल फॉर्म हो जाती है, बट जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती है। उसकी सेल मेम्ब्रेन है जनरेटिव सेल की, बट वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है। शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक प्लेस एट 2 सेल्ड स्टेज। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी हमारी जनरेटिव सेल, इस स्टेज में रिलीज आउट होते हैं। जो रेस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैं 40% जो फ्लावर्स बच गए हैं उनमें क्या होता है, माइटोटिकली एक डिवीजन और होगी जिसमें 3 सेल्ड स्टेज फॉर्म हो जाते हैं, और उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज आउट होते हैं। नेक्स्ट इज पोलन एलर्जी। Pollen grains of many species causes severe allergies and bronchial affliction in some people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. Pollen allergy, pollen grains की वजह से, जैसे कई लोगों को कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर से एलर्जी होती है, किसी को मशरूम से एलर्जी है, किसी को किसी टाइप के फ्लावर से एलर्जी है, तो पोलन ग्रेन्स की वजह से भी क्योंकि पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको अगर पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है तो माइक्रोस्कोप से ही इजीली देख सकते हैं। नेक डाई से हम इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे, नेक डाई से हमें ये पाउडर की तरह ही दिखाई देता है। तो पोलन ग्रेन्स की वजह से कुछ एलर्जी हो सकती है, जैसे ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन,
सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जो लंग्स के अंदर हमारी ब्रोंकाइटिस एल्वियोलीज होती है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलन एलर्जी के, जैसे पार्थेनियम कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास ये नेटिव कहाँ का है, हमारी कंट्री का नहीं है, केम इनटू इंडिया से कॉन्टामिनेंट, एक कॉन्टामिनेंट की फॉर्म में इंडिया में आया था। जैसे इंपोर्टेड वीट दूसरे देश से, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जब वीट को लाया गया तो वीट के साथ में ही एक एक्स्ट्रा वीट आ गई, जो जिस वीट को हमने बोला पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, उसके साथ आई और उसके बाद ये हमारी कंट्री में भी इसने अपना स्पेस जो है वो कवर कर लिया, हमारी कंट्री में भी इसने फिर अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को पोलन एलर्जी हुई। सेकेंड इज सर्टेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज इंक्लूडिंग होलोप्टेला, बिर्च, सिडार, ओक ऑल्सो प्रोड्यूस हाई एलर्जेनिक पोलन। कुछ और दूसरे स्पीशीज़ भी हैं जैसे बिर्च, सिडार और ओक, इनसे भी काफ़ी जो पोलन एलर्जी है कई लोगों को हुई, इनसे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। थर्ड इज़ ग्रासेस, बर्मुडा ग्रासेस, राई ग्रासेस, जवार बाजरा और कांग्रेस ग्रासेस। इन ग्रासेस की वजह से, इन वीड्स की वजह से भी कुछ अलग अलग टाइप्स की एलर्जी हो सकती है। पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलन वाइबिलिटी। पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज़ हो गया, रिलीज़ होने के बाद जब तक वो स्टिग्मा पे लैंड नहीं करता तो उस पीरियड को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। बट इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पोलन ग्रेन रिलीज़ हुआ एंथर से, लेकिन उसकी जो वाइबिलिटी है वो है 10 मिनट्स, बट उसको स्टिग्मा तक पहुंचने में लग गए उसको 30 मिनट्स, तो हो सकता है कि उसकी वाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। अब अगर वो स्टिग्मा पे लैंड कर भी जाता है तो वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, जो स्टिग्मा है वो उसको रिसीव नहीं करेगी, बिकॉज अब उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो स्टिग्मा तक जब एक पोलन ग्रेन जाता है वो उसकी वाइबिलिटी टाइम पीरियड के अंदर ही स्टिग्मा तक लैंड करना चाहिए। और एग्जांपल इसमें गिवन है, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे राइस और वीट है, उनका जो वाइबिलिटी टाइम पीरियड है वो 30 मिनट होता है। और कुछ फैमिलीज़ या मैंने उसमें एग्जांपल में बता रखा है जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलेनेसी फैमिली है, इनमें कुछ मंथ्स तक भी वाइबिलिटी टाइम पीरियड हो सकता है। नेक्स्ट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं इनकी वाइबिलिटी बहुत कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जिनकी कम होती है उनको हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको हम -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल के, जिससे उनकी जो वाइबिलिटी है वो एज इट इज़ रहेगी और हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। और जो ये सेंटर होते हैं जहाँ पे ऐसे पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, उन सेंटर्स को हम बोलते हैं पोलन बैंक। नेक्स्ट इज पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको कई कंट्रीज़ में टैबलेट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। ये पाया गया है कि जो पोलन कंजप्शन है उससे कोई भी एथलीट या रेस हॉर्सेस जो होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपने आप को एक्टिव रखने के लिए टैबलेट की फॉर्म में पोलन ग्रेन्स का जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है, अपनी एक्टिविटी, अपनी बॉडी की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पोलन प्रोडक्ट्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है टैबलेट्स के रूप में और सिरप के रूप में, और ये वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल भी होता है। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।